प्यारे बच्चों, मैं स्नेहलता सिंह, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, हम लोग कक्षा 12 में नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम नागरिक शास्त्र की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का चतुर्थ अध्याय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने इस अध्याय के प्रथम भाग में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने वाले सत्ता के 2 केंद्रों यूरोपीय संघ और आसियान का अध्ययन किया था। आज हम इस अध्याय के द्वितीय भाग में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले सत्ता के उस वैकल्पिक केंद्र का अध्ययन करेंगे जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो विश्व की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, जो एशिया महाद्वीप का सुरक्षा परिषद में एकमात्र अस्थायी सदस्यता रखने वाला देश है और जो हमारा निकटतम पड़ोसी है। जी बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम चीन का अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि किस प्रकार चीन अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती पेश कर सकता है। तो आइए पाठ को आरंभ करने से पूर्व हम पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम 1950 के दशक में चीन का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1970 के दशक में चीन ने अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया था। यह बदलाव चीन ने क्यों किया था, इसको हम जानेंगे और इस बदलाव से चीन की अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रगति हुई, ये भी हम जानेंगे। चीन एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति कैसे बना, इसका अध्ययन करेंगे। भारत के संबंधों को चीन के साथ हम देखेंगे और जापान और दक्षिण कोरिया पर भी एक चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह दोनों देश भी किसी प्रकार अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती पेश कर सकते हैं, और उसके पश्चात हम अभ्यास कार्य को देखेंगे। तो आइए पाठ को हम आरंभ करते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। बच्चों, चीन उत्तर पूर्वी एशिया में स्थित एक बड़ा देश है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक सैनिक और आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक प्रमुख घटना थी। 1978 के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था की सफलता उसके महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। आर्थिक स्तर पर भी चीन पूर्वी एशिया के लिए एक इंजन का कार्य है, जिसके कारण उसका प्रभाव और महत्व क्षेत्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। इन सब के अतिरिक्त चीन की बड़ी पॉपुलेशन, उसकी क्षेत्रीय स्थिति, उसका बड़ा भूभाग और उसका राजनीतिक प्रभाव, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर के चीन के प्रभाव को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आर्थिक सुधारों को शुरुआत करने के बाद चीन सबसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। 1950 के दशक में चीन का विकास। बच्चों, चीन ने अर्थव्यवस्था में जो यह विकास प्राप्त किया है वह एक लंबे कालक्रम के अनुरूप किया है, अर्थात उसे प्राप्त करने में चीन को एक लंबा समय लगा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी। चीन को गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और शोषण की समस्या से भी ग्रसित होना पड़ा था और इन समस्याओं के साथ भी चीन जूझ रहा था। इन सब के अतिरिक्त जब चीन ने अपने देश से विदेशी ताकतों को बाहर निकाल दिया तो उसके देश में गृह युद्ध छिड़ गया। चियांग काई शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादी पार्टी और माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी पार्टियों के मध्य में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें माओ से तुंग की विजय हुई और माओ से तुंग ने 1949 में चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना की। उसके बाद से चीन ने अपने अर्थव्यवस्था में सुधार किया और सबसे पहले चीन ने सोवियत संघ का मॉडल अपनाया और पूंजीवाद से दूरी बनाई। बच्चों, आपको पहले के पाठ में यह बताया गया होगा कि उस समय विश्व में विकास के 2 मॉडल थे, साम्यवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल। चीन ने विकास के जिस मॉडल को अपनाया, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सोवियत संघ के मॉडल, और सोवियत संघ का मॉडल था साम्यवादी मॉडल। लेकिन यहाँ भी चीन के सामने एक समस्या उपस्थित हो गई
चीन के पास संसाधन की कमी थी और अपने सीमित संसाधनों से ही चीन को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना था। इतना अवश्य था कि सोवियत संघ की सलाह और सोवियत संघ की मदद चीन को कुछ समय के लिए प्राप्त हुई। खेती से पूंजी निकालकर उद्योगों में लगाया। चीन ने विकास का जो मॉडल अपनाया, उसे खेती से जो पूंजी प्राप्त होती थी उसी पूंजी को वह उद्योग धंधों में लगाते थे। इनके पास विदेशी मुद्रा का अभाव था, जिसके कारण वह विदेशों से सामान और तकनीक को नहीं मंगा पाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने आयातित वस्तुओं को घरेलू स्तर पर ही बनाना शुरू कर दिया और इन सब का लाभ भी बच्चों चीन को तत्काल ही मिला। रोजगार के साधन उपलब्ध हुए, वहाँ की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ और इन सारी सुविधाओं को मुहैया कराने में चीन विकसित देशों से भी आगे निकल गया। इसके साथ ही साथ बच्चों अर्थव्यवस्था 5 से 6% की दर से भी बढ़ी, अर्थात चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी गति में विकास करना शुरू कर दी। उन्नीस 1970 के दशक में चीन की आर्थिक नीतियों में बदलाव। आपके मन में एक स्वभावतः यह प्रश्न होगा कि यदि चीन की अर्थव्यवस्था 5 से 6% की दर से बढ़ रही थी तो चीन को अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करने की क्या आवश्यकता हुई। बच्चों, चीन का विकास दर तीव्र गति से बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ चीन में जो पॉपुलेशन थी वो भी 2 से 3% की रफ्तार से बढ़ रही थी, जिससे वहाँ की जनता को जो विकास दर था, जो बढ़े हुए विकास दर की वृद्धि थी, उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाया। इन सब के अतिरिक्त भी खेती से जो पूंजी प्राप्त होती थी वह भी उद्योग धंधों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। फलतः चीन ने 1970 के दशक में अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया। यह बदलाव क्या था बच्चों? चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाया और अपने राजनीतिक व आर्थिक एकांतवास को समाप्त कर दिया। अर्थात चीन, जिसने पूंजीवाद से पूर्णतः दूरी बनाई थी, 1972 में उसने पूंजीवादी समर्थित देश अमेरिका से संबंध बनाना शुरू कर दिया और अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया। बच्चों, यह आप चित्र देख रहे हैं तब और अब। तब में है माओ की लाल किताब और अब में है हू की पूंजी परस्त लालटाई। इसी प्रकार बच्चों, आप ये साइकिल देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अध्याय की शुरुआत में दिए गए चित्र की भांति उपयुक्त कार्टूनों में से पहला चीन के रुख में बदलाव को इंगित करता है। अर्थात चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन किया, जो बदलाव लाया, उसको इंगित कर रहा है। साइकिल का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है और विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिलें चीन में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे 2 प्रतीक देख रहे होंगे बच्चों, ये साम्यवाद का प्रतीक है और यह पूंजीवाद का प्रतीक है। आपको पता है कि चीन एक साम्यवादी देश है और जब उसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में प्रयास किया था तो पहले उसने साम्यवादी मॉडल से विकास किया था, लेकिन बाद में वह पूंजीवादी मॉडल पे आ जाता है। इसी प्रकार बच्चों, आप यहाँ जो तस्वीर देख रहे हैं, यह चीन का पहले का था, जहाँ पे चीन ने साम्यवादी तरीकों से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। बाद में उसने अपनी अर्थव्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। इसी को चीन की आर्थिक नीतियों में बदलाव के रूप में जाना जाता है। जब चीन ने अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया बच्चों, तो चीन का तीव्र गति से विकास हुआ। 1978 में तत्कालीन नेता डेंग सियाओपिंग ने चीन में खुले द्वार की नीति और आर्थिक सुधारों को अपनाया। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या घोषणा की? विदेशी पूंजी और तकनीक को चीन में आमंत्रित किया गया, विदेशी व्यापार को चीन में आमंत्रित किया गया और सबसे बड़ा बदलाव जो इस घोषणा के अंतर्गत हुआ बच्चों, वह था कि वहाँ की जनता को निजी संपत्ति का अधिकार दिया गया। और यह सारी घोषणाएं जो सियाओपिंग के द्वारा की गई थी, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आया और ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा है कि 2040 तक चीन विश्व की संभावित सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।
अर्थात बच्चों, चीन ने जो अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया उसका लाभ चीन को प्राप्त हुआ और चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकसित होती जा रही है, बहुत तेजी से विकास कर रही है। चीन उभरती आर्थिक शक्ति। बच्चों, 1982 में खेती का और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया, अर्थात चीन ने कृषि और उद्योग दोनों का निजीकरण किया। व्यापार संबंधी अवरोधों को भी हटाया गया, लेकिन सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों से। अब आपके मन में यह स्वभावतः प्रश्न होगा कि यह विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं। बच्चों, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करती है उसी को विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से व्यापार संबंधी समस्त गतिविधियाँ संचालित होती हैं। चीन ने ऐसा क्यों किया? ताकि विदेशी जो निवेशक हैं वो अपने उद्यम यहाँ पे लगा सकें, अर्थात विदेशी निवेशक अपने उद्यम चीन में लगा सके और इसका लाभ भी चीन को प्राप्त हुआ। विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और विदेशी व्यापार में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है जिससे वह दूसरे देशों में निवेश कर रहा है, अर्थात चीन ने जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों को खोला था उसके द्वारा उसके पास विदेशी पूंजी प्राप्त हुई और इस विदेशी पूंजी का उपयोग वह दूसरे देशों में निवेश करने में लगा रहा है। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो चीनी अर्थव्यवस्था का लाभ चीन में रहने वाले समस्त लोगों को प्राप्त हुआ हो। चीन में कुछ समस्याओं ने भी जन्म लिया, जैसे चीन में बेरोजगारी की दर बढ़ गई, महिलाओं को विशेष तौर पे काम करने के अवसर कम प्राप्त हुए हैं और महिलाओं की स्थिति चीन में आज भी उतनी ही खराब है जितनी कभी 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप की महिलाओं की हुआ करती थी। सिद्ध है कि चीन का लोहा न सिर्फ विश्व स्तर पे वरन क्षेत्रीय स्तर पर भी माना जाने लगा है और यही कारण है बच्चों कि जो देश चीन से मतभेद रखते हैं, अमेरिका, जापान, रूस और क्षेत्रीय संगठन आसियान, इसने भी चीन की बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था को देख करके चीन से अपने मतभेदों को भुला दिया है और उसके साथ आर्थिक मुद्दों पे आगे बढ़ रहा है। चीन ने लातिनी अमेरिका व अफ्रीका में भी निवेश किया है और चीन के द्वारा किया गया यह निवेश यह दर्शाता है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक विश्व शक्ति बनता जा रहा है। बच्चों, आपके इस अध्याय के प्रारंभ में दो तस्वीरें हैं। इसमें आप देख रहे हैं द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, अर्थात समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। एक तरफ चीन यह कहता है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था की शुरुआत की थी और बाद में यह दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वह संघाई की है जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है, अर्थात चीन ने जो अपनी नीतियों में बदलाव किया था उसके फलस्वरूप चीन की जो प्रगति है उसको इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। चीन के विकास को इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। चीन के साथ भारत के संबंध। बच्चों, चीन और भारत दोनों ही एशिया की एक बढ़ती हुई शक्ति है और दोनों ही देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ऐसे में भारत और चीन के संबंधों की चर्चा करना भी अति आवश्यक हो जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के उदय से पहले, पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले दोनों ही देश एशिया महाद्वीप में अपनी एक विशेष स्थिति और महत्व रखते थे। यह महत्व सिर्फ राजनीतिक क्षेत्रों में ही नहीं था वरन सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी था। लेकिन अपने प्रभाव क्षेत्र को लेकर के भारत और चीन कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराए। फलतः यह दोनों देश एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान ही नहीं पाए और जब 20वीं शताब्दी में यह दोनों देश एक दूसरे के सामने आए तो इनको अपने संबंधों को गढ़ने में, विशेष तौर पे विदेश संबंधों को बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ और चीन ने भी अपने देश से विदेशी ताकतों को बाहर निकाल फेंका तो इन दोनों ही देशों से यह अपेक्षा की गई कि यह दोनों देश आपस में मिलकर के एशिया महाद्वीप को एक अच्छा भविष्य देंगे और एशिया महाद्वीप की जो आर्थिक कठिनाइयां हैं उनको दूर करेंगे। शुरू में ऐसा लगा भी और वहाँ पे एक नारा प्रसिद्ध हुआ दोनों देशों में,
हिंदी चीनी भाई भाई का एक प्रसिद्ध नारा भी काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन सीमा विवाद पे चले संघर्ष ने इस उम्मीद को पूरी तरीके से तोड़ दिया। 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत को हड़पना और भारत चीन सीमा पे बस्तियों की स्थापना करने से भारत और चीन के संबंध पूरी तरीके से गड़बड़ा गए। इन संबंधों में और भी तनाव तब उत्पन्न हो गया जब अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। 1962 के भारत और चीन के युद्ध में भारत की सैनिक पराजय हुई, जिसका दीर्घकालिक असर दोनों के रिश्तों पे देखने को मिलता है और लगभग 10 वर्षों तक, 10 से भी ज़्यादा वर्षों तक इन दोनों देश के मध्य कोई विशेष समझौता, कोई विशेष संपर्क नहीं था और तनाव की स्थिति व्याप्त थी। भारत चीन संबंधों में सुधार। 1970 के दशक में चीन में राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन होता है और चीन अपने वैचारिक मुद्दों की जगह पे व्यवहारिक मुद्दों पे आता है। इसके क्रम में दोनों ही देश अपने संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। इस क्रम में 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला आरंभ हुई, अर्थात दोनों देशों ने यह माना कि जब तक वार्ताएं आरंभ नहीं होंगी सीमा विवाद का मुद्दा सुलझ नहीं पाएगा। 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा किया गया और इस पे टकराव के मुद्दों को दूर रखते हुए इस बात पे आम सहमति बनी कि सीमा विवाद की यथास्थिति रखते हुए हमें आगे अपने संबंधों को बढ़ाना चाहिए और अन्य क्षेत्रों में भी अपने संबंधों को नया आयाम देना चाहिए। शीत युद्ध के बाद इन दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। दोनों ही देश अपने आप को एशिया की एक उभरती हुई शक्ति मानते हैं और दोनों ही देश यह चाहते हैं कि एशिया महाद्वीप में इनका दबदबा कायम रहे। दोनों देश विभेद वाले मुद्दों को बातचीत से सुलझाने को तैयार हैं। विभेद वाले मुद्दों का तात्पर्य ऐसे मुद्दे जिनके चलते दोनों देशों के मध्य आपसी तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। विभेद वाला एक मुद्दा सीमा विवाद हो गया और दूसरा मुद्दा विदेशों से ऊर्जा सौदा हासिल करना। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जहां पे इन दोनों देशों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन दोनों देशों ने इन मुद्दों को दूर रखते हुए आगे अपने संबंधों को बढ़ाया है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उन्होंने चीन से अपने संबंधों को सुधारने के लिए चीन का दौरा आरंभ किया। 18 से ज़्यादा बार दोनों देशों के मध्य वार्ताएं प्रारंभ हुई और इन वार्ताओं में इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि सीमा विवाद के मुद्दों को दूर रखते हुए अन्य मुद्दों पे, विशेष तौर पे आर्थिक मुद्दों पे दोनों देशों को साथ में आना चाहिए। दोनों देश के संबंध सुधर रहे थे, लेकिन सीमा विवाद को लेकर के पुनः इन दोनों देशों के मध्य तनाव व्याप्त हो गया जब भारत और चीन की सीमा पे गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़पें हो गई। दोनों देशों के अपने अपने तर्क हैं। चीन का यह तर्क है कि लद्दाख पे जो सड़क निर्माण भारत कर रहा वह अवैध है और भारत का यह तर्क है कि चीन हमारी सीमा में अवैध रूप से घुस रहा है। बच्चों, ये समस्या बहुत ही व्यापक है और भारत और चीन आज की डेट में भी इस विवाद को लेकर के उनके संबंध पहले की अपेक्षा थोड़े बिगड़े हुए हैं, लेकिन आशा की जाती है कि संबंध सुधरेंगे, क्योंकि इस तनाव के बाद भी दोनों देशों ने जो वार्ताओं की श्रृंखला है उसको तोड़ा नहीं है, वरन वह इस मतभेद के दौर में भी आपसी मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जापान। बच्चों, एशिया महाद्वीप का एक देश है जापान। जापान की चर्चा करना यहाँ पे इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जापान भी अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज़दा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने सुने होंगे। इन ब्रांडों के नाम क्यों फेमस हैं? बच्चों, इनकी उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादन बनाने के लिए जापान का नाम बहुत ही फेमस है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है। बच्चों, जापान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 1945 में
परमाणु बम की विभीषिका झेली है और जिसका असर आज भी जापान में देखने को मिल जाता है। तथापि जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरीके से सुदृढ़ किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेजी से प्रगति की है। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के देशों में शामिल है। बच्चों, जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान भी करता है। ये सारी चीज़ों से यह स्पष्ट होता है कि जापान अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती पेश कर सकता है। इसी प्रकार बच्चों, कोरियाई प्रायद्वीप का एक देश है दक्षिण कोरिया। कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया दो भागों में विभक्त कर दिया गया। दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा है और 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ है, जिसे हान नदी पे चमत्कार कहा जाता है, जैसा आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अपने सर्वांगीण विकास को संकेतित करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बन गया। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18 है। इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। सैमसंग, LG और हुंडई जैसे दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में फेमस हैं और दक्षिण कोरिया जो बच्चों आर्थिकी के साथ साथ सैनिक शक्ति में भी एक विकल्प अमेरिका को चुनौती पेश कर सकता है। अभ्यास कार्य बच्चों, आपके नागरिक शास्त्र में 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के प्रश्न हमने भाग 1 में आपको दिया था। ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं। आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरा प्रश्न है चीन के उदय ने विश्व अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? और तीसरा प्रश्न है भारत तथा चीन के समकालीन संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख लीजिएगा। बच्चों, तो आपने इस अध्याय में देखा कि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती पेश करने वाले सत्ता के कौन कौन से केंद्र हो सकते हैं और किस तरह यह अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती पेश कर सकते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा और आप इस पाठ से लाभान्वित भी हुए होंगे। धन्यवाद।